नमस्कार, राइजिंग भारतवर्ष यानी एबीएन देखने वाले आप सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। मैं अमित हूँ और इस समय हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर भावना सिन्हा जी। आज हम चर्चा करने आए हैं जनसंख्या नियंत्रण का जो ड्राफ्ट उत्तर प्रदेश सरकार लेके आई है, राज्य विधि आयोग। आज विश्व जनसंख्या दिवस है और पूरे विश्व की जनसंख्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि पूरे विश्व में भूखमरी, बेरोज़गारी और तमाम तरह की समस्याएँ रोज़ लोगों को 2-4 होना ही पड़ता है। तो शुरू करते हैं मैम चर्चा। आपसे सीधा-सा एकमात्र सवाल ये है कि आप जिस पद पे हैं या फिर जिस पेशे में रोज़-रोज़ आप अलग-अलग तबके से विद्यार्थी लोग आपके साथ आके मिलते हैं, जुड़ते हैं, बातें होती हैं। आपको क्या लगता है, ये जो जनसंख्या वृद्धि है, ये नुकसान कैसे कर रहा है हमारे देश के लिए? भारत की बात करें तो। धन्यवाद अमित जी। नुकसान तो बहुत ज़्यादा कर रहा है और आने वाले 5-6 सालों में ही हम देखेंगे कि कितना ज़्यादा हम इसका खामियाजा भुगतेंगे। एक छोटा-सा उदाहरण मैं पानी को लेके ही आपको बताऊँ कि जो वाजपेयी जी ने कहा था कि तीसरा विश्व युद्ध मीठे जल के लिए होगा, बहुत जल्दी वो होने वाला है। उन्होंने तो 50 में कहा था और मुझे लगता है और जल्दी होने वाला है। आप देवरिया जैसे छोटी जगहों पे देख लीजिए, लोग बोतल से पानी पीना शुरू कर दिए हैं। इसका क्या मतलब है? पानी का संचयन हम कर ही नहीं रहे हैं। बारिश का भी वही हाल है, कभी खूब बरसेगा, कभी बरसेगा ही नहीं। धरती के नीचे पानी जा ही नहीं रहा है। हैंडपाइप 2-2 फीट गाड़ दीजिए तो भी शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है। तो एक तो सबसे बड़ा हम यही देख रहे हैं। दूसरा, हमारे देश में, भारत जैसे जो विकासशील देश में, ना तो संसाधन है ना ज़मीन है, जो कि राज्य के लिए बहुत ज़रूरी है विकास के लिए। जनसंख्या हमने खूब बढ़ा ली, ज़मीन हम कम करते गए, पेड़ों को काटते गए, यहाँ तक कि जंगलों में भी घर बना लिया। तो ये खामियाजा तो हमारी आने वाली पीढ़ी भुगतेगी। थोड़ा हम भुगत रहे हैं, आने वाली पीढ़ी और ज़्यादा भुगतेगी। तो जनसंख्या वृद्धि को अगर अभी हम नहीं चेते, विश्व की बात छोड़ दीजिए, विश्व के तो हर छठे आदमी हम ही हैं, भारतीय हैं। विश्व की बात छोड़ दीजिए, हम अपने देश को अगर नहीं चेतेंगे, जनसंख्या जैसे मुद्दे पे नहीं सोचेंगे, नहीं विचारेंगे, तो बहुत बड़ी भविष्य में जो है, मतलब कहिए बखेड़ा, भूकंप, विस्फोट होने वाला है। इस बात को हमको जितना जल्दी समझ लें बहुत अच्छा है। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि ये जनसंख्या वृद्धि सही है। इस बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, जनसंख्या वृद्धि चाइना जैसे देशों के लिए सही है, अमेरिका जैसे देशों लोग, आज अमेरिका ने पूरे विश्व के लिए अपने दरवाजे क्यों खोल रखे हैं कि आइए, क्योंकि उनके यहाँ ना तो लोग हैं, ना संसाधन तो बहुत हैं, लोग ही नहीं है काम करने को। आप अपने भारत में देख लीजिए ना, पंजाब बहुत समृद्ध राज्य है ना? उनके पास उतने लोग नहीं है, वो बिहार यूपी से मजदूरों को बुला के रखते हैं। तो मानसिक गुलामी की ओर हम बढ़ रहे हैं। अमेरिका जाके हमें बड़ा अच्छा लगता है, ग्रीन कार्ड मिल गया, लेकिन क्या उनको वो आज़ादी है जो हमारे भारत में है? तो जनसंख्या वृद्धि अच्छी है, लेकिन चाइना जैसे देशों के लिए, हमारे डेमोक्रेसी के लिए, लोकतंत्र के लिए जनसंख्या वृद्धि बहुत घातक है। वोट बैंक की जो नीति अपनाई जा रही है या अपनाई गई है, अगर उस पे हम जल्दी नहीं चेतेंगे तो बहुत बड़ी मुसीबत में फँसेंगे हम आने वाले दिनों में। अच्छा मैम, उत्तर प्रदेश में लागू हुआ है, अधिकांश भाजपा शासित राज्यों में लागू हुआ है और योगी जी की छवि भी ऐसी ही है यहाँ के मुख्यमंत्री जी की कि वो मुसलमानों के खिलाफ एक छवि है। मैं ये कह नहीं रहा हूँ, मतलब है, विपक्ष उन पे आरोप लगाता है। तो क्या आपको लगता है कि ये जो कानून है, इसका ड्राफ्ट तैयार हुआ है, कुछ दिन में हो सकता है कानून पारित भी हो जाए क्योंकि भाजपा की सरकार है बहुमत में। तो क्या ये मुसलमानों के खिलाफ है? क्योंकि विपक्ष ये कह रहा है। नहीं, नहीं, नहीं। देखिए, जो कानून बनता है ना, वो किसी एक आदमी के लिए नहीं बनता है और मुझे तो जहाँ तक लगता है इससे सबसे ज़्यादा हिंदू प्रभावित होंगे, जो है। कितनी जनसंख्या आप बताइए, मुकाबले में देख लीजिए 20% होगी, 25% होगी मान लीजिए, आंकड़े बहुत अच्छे से नहीं याद है। तो क्या 25% लोगों के लिए कानून जो बनाए जाएँगे वो 100% लोगों पे तो लागू होंगे ना? तो प्रभावित तो सभी होंगे। और ये कहना कि भाजपा शासित प्रदेशों में है, जब जागा तभी सवेरा। कांग्रेसी थी, सपा थी, बसपा थी, जो भी चाहते जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1989 में जनसंख्या दिवस मनाने का वो किया, प्लान किया और 89 और आज देखिए 21, 40 साल बाद हम कानून बना रहे हैं, अपने राज्य में ला रहे हैं। इस पे तो केंद्र सरकार को बहुत कड़े नियम लेने चाहिए, वहाँ भी बहुमत में सरकार है और इस पे जल्द से जल्द कानून केवल बना ही नहीं, उसको लागू करवाएं, जो ना माने उन्हें दंड दें और जो माने उन्हें पुरस्कार भी दें। अच्छा मैम, जैसे ये कानून आपने कहा कि लागू कर दिया जाए, ड्राफ्ट तैयार हो ही गया है, तो इसके परिणाम कैसे आएँगे? जैसे परिणाम कहने का मतलब है कि इसी समय जो मुस्लिम नेता हैं, जो खुद को स्वघोषित मुस्लिम नेता मैं उनको कहूँगा, जैसे ओवैसी जी हैं, चाहे बहुत लोग हैं, वो लोग सीधे-सीधे यही कह रहे हैं कि इस देश में मुसलमानों के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है।
तो क्या मुसलमान सड़कों पे उतरेगा? क्योंकि अभी सीए में हमने देखा बसें जलाई गईं, बहुत सारे जो विरोध प्रदर्शन थे हिंसक हो गए। क्या लगता है आपको? ये मुसलमान जो नेता हैं, उनकी बातें माननी चाहिए मुसलमान? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात तो जो हमारे देश में शिक्षा का अभाव है, हमारा गरीब तबका, चाहे मुस्लिम में कहिए, चाहे हिंदू में कहिए या किसी में भी कहिए, वो समझ ही नहीं पाता है कि जो कानून आ रहा है, बिल आ रहा है, हमारे लिए फ़ायदेमंद है कि नहीं है, खराब है कि नहीं है। तो पहले तो उनको समझाना पड़ेगा कि ये बिल हर तरीके से आपके फ़ायदे में है। और ये नेता लोग का क्या है, आप कह रहे हैं मुसलमान नेता, इसके लिए देखिएगा पहले हिंदू नेता ही आगे आएगा, लड़ेगा कि नहीं, नहीं, ये जो है इसके खिलाफ है। जी, अखिलेश जी ने बोला भी है कि हम सरकार में आते ही ये इसको वापस लेंगे। इसके लिए तो वो तो वोट बैंक का एक जो पड़ गया है परंपरा, तो उसकी बात है। नहीं तो कहीं से अगर डिबेट कराइए, हमसे डिबेट करा दीजिए, तो हम बताएं कहाँ से नुकसानदायक है। कुछ कुछ चीज़ें सबके लिए फ़ायदे होती है। क्या 370 हमारे लिए फ़ायदे की बात नहीं है? 370 केवल मुसलमानों के फ़ायदे के लिए बात थी। अब हम भी कश्मीर में जाके बस सकेंगे, कर सकेंगे, तो ये हमारे नुकसान के लिए बात है। भारत एक देश है, हम जहाँ मन करे वहाँ चले जाएँ, तो 370 क्या खाली मुसलमानों को घाटा दिला रहा है या फ़ायदा दिलाएगा? कानून जब भी बनता है पूरे राज्य के लिए बनता है, एक-एक व्यक्ति के लिए बनता है, ना कि एक किसी समुदाय को टारगेट करके बनता है, कोई भी कानून जो है। क्या मान लीजिए पिछड़ों के लिए कानून बना, एससी के लिए कानून बना, तो केवल 1-2 व्यक्ति के लिए बना क्या? सताए तो सब व्यक्ति नहीं गए, कुछ ही लोग गए, लेकिन कानून तो सबके लिए बना है ना। अब उसमें आप कितना लाभ ले रहे हैं इसके ऊपर डिपेंड करता है ना। कानून हमेशा जो है सबके लिए बनता है। अच्छा मैम, जैसे इसमें कानून में कई सारे प्रावधान हैं, उसमें एक दो ये भी है कि चुनाव में जो लोग हैं, चुनाव से वंचित रख दिया जाएगा। तो ये सही आपको लगता है? क्योंकि जो ग्रामीण अंचल है, वहाँ पे लोग गरीब हैं, अशिक्षित हैं, तो क्या लगता है कि जो ग्राम पंचायत के चुनाव हैं, उसको भी इसमें शामिल करना चाहिए या फिर नहीं, सरकार कानून बना रही है तो पहले उसको अपने ऊपर भी लागू करनी चाहिए। कोई भी चीज़ नियम बनाइए तो अपने पे भी लागू करिए। कुछ राज्यों में था भी, लेकिन पंचायत चुनाव आते-आते ढील हो गई। पहले तो लग रहा था योगी जी ही शायद कर देंगे इस पंचायत चुनाव में, बातें भी निकली थी। दूसरा, आप जो कह रहे हैं कि ज गाँव की जनता अशिक्षित है, तो एक बात आपको बताना चाहेंगे, जो सोशल मीडिया है ना, इसने बड़ा कमाल किया। अशिक्षित व्यक्ति को भी मोबाइल चलाना सिखा दिया, ठीक है ना? वीडियो चलाना सिखा दिया, वीडियो अपलोड करना सिखा दिया। तो सोशल मीडिया के माध्यम से गाँव की भी जनता समझ रही है कि क्या सही है, क्या गलत है। अगर सोशल मीडिया नहीं रहा रहता तो कोरोना में तो इतनी बर्बादी के कगार पे हम पहुँच गए रहते, लेकिन इस सोशल मीडिया ही था कि सँभाले हुआ था। हाँ, अफ़वाहें भी फैलती हैं इससे, लेकिन कंट्रोल भी इसी से होता है। तो गाँव की भी जनता सीखेगी, शिक्षा पे ध्यान दे, स्वास्थ्य पे ध्यान दे, तो उनको समझ में आएगा। और वो अब समझ रहे हैं। आप देखिए, बहुत से गाँव के लोगों को भी मैंने देखा कि 2 ही बच्चे हैं। कई गाँव में हम ऐसा गए कि वहाँ पे कुछ लोगों की 2 लड़कियाँ थीं। एक इधर गाँव का नाम हमको नहीं याद आ रहा है, एक स्कूल में ही गए थे, उनके मैनेजर की 2 लड़कियाँ ही थी और मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप 2 लड़कियाँ ही रखे हुए हैं। तो कहा कि क्या वो है, ये स्कूल चलाएँगी, यही पढ़ाएँगी, क्या दिक्कत है? तो सोच बदल रही है। हाँ, कोई चीज़ में समय तो लगता है। ये आज़ादी 100 साल में मिली थी हमें, 90 साल में। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ और 47 में जाके आज़ादी मिली। तो कई पीढ़ियाँ अभी इसमें खपेंगी, लेकिन भविष्य के लिए तो अच्छा हो जाएगा ना। तो कोई भी चीज़ बनता है तो घर आप देख रहे हैं ना, एक दिन में नहीं ना बनता है। तो यही चीज़ें इसमें भी हैं। शुरुआत तो हम करें। हाँ। अच्छा मैम, एक अंतिम सवाल है आपसे। जैसे नेता के अपने फ़ायदे हैं, अपना उनका नज़रिया होता है वोट बैंक साधने का, लेकिन आम जनता आँख मूंद के भरोसा कर लेती है। चाहे मैं किसी भी पार्टी के समर्थकों की बात कर रहा हूँ। भक्त हर पार्टी में है। भक्त कहना उचित है या नहीं उसमें नहीं पड़ूँगा, लेकिन मैं भक्त कह दे रहा हूँ कि हर पार्टी का समर्थकों में भक्त भी हैं। तो पार्टी के नेता कभी-कभी ऐसे बयान दे जाते हैं जो बिल्कुल मतलब ऊपर ऊपर से निकल जाता है, उसका कोई मतलब नहीं है, जनता को नुकसान हो जाता है। जैसे वैक्सीन पर कहा जाए, चाहे कई सारे ऐसे। तो आपसे एक सवाल है, थोड़ा-सा अलग है जनसंख्या वृद्धि वाले ड्राफ्ट से, कि जनता को कितना सहमति होनी चाहिए नेताओं से अपने, और असहमति होनी चाहिए कि नहीं? देखिए, जो नेता के बयान का आप कह रहे हैं, तो ये भारत की समस्या नहीं है। अमेरिका जैसे देश में भी नेता अजीब-अजीब बयान दे देते हैं। डिपेंड करता है कि जनता कितना रिएक्ट करती है। और जनता, मोदी जी भी कई बार कहते हैं कि भारत युवाओं का देश है। युवा वर्ग हमारा जिधर झुक गया, मैंने हाल के 10 सालों में, 12 सालों में देखा कि पहले युवा वर्ग को भारतीय सिनेमा अट्रैक्ट करता था और अब राजनीति अट्रैक्ट करती है। गुंडागर्दी अट्रैक्ट कर रही है। तो हमें युवा वर्ग को जो है समझाना पड़ेगा कि वो
राजनीति में जाएं, कोई बुरी बात नहीं, राजनीति में सबको हिस्सा लेना चाहिए, सबको भाग लेना चाहिए, नहीं तो मूर्ख शासन करने लगते हैं। अरस्तु कहता था कि राजनीति में अगर आप भाग नहीं लेंगे तो मूर्ख आपके ऊपर शासन करने लगेंगे। लेकिन सही गलत का फैसला भी युवा ही करते हैं। हाँ ठीक है, अनुभव कम है, लेकिन देखिए मंत्रिमंडल में तमाम ऐसे युवा नेता हैं जो चुपचाप अपना काम करते रहते हैं और उनका मंत्रालय बहुत अच्छा है। किरण रिजिजू को देख लीजिए, चुपचाप काम करते रहते, कोई बयान वान तो आता नहीं। एक बयान उनका आया था हल्का सा, लेकिन वो संभल गए, भाई जबान है फिसली जाती है। तो मेरा तो यही सबसे वो है, अनुरोध है कि युवा वर्ग, कोई भी बिल कानून आ रहा है तो युवा वर्ग इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करे और इसको क्रियान्वयन करे और समझाए लोगों को, क्योंकि मोदी जी को भी बड़ा विश्वास है कि हमारा युवा वर्ग जो है भारत को बहुत आगे ले जाएगा। तो युवा वर्ग करेगा, बाकी नेता जनता का रिलेशन है वो तो चलता ही रहेगा। तो ये थी डॉक्टर भावना सिन्हा जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। सर बहुत धन्यवाद आपका भी।